नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके साथ भारत में जाति व्यवस्था पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। जब लोग आज जाति व्यवस्था की प्रबल आलोचना कर रहे हैं और उसके साथ जाति व्यवस्था में निहित जातियों को छोड़ने के भी पक्षधर नहीं हैं, तो जरूरी हो गया है कि आखिर ये जाति व्यवस्था है कैसी भला कि लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, लोग इसकी निंदा भी करते हैं, लोग इसको अनुचित भी मानते हैं और लोग इसे छोड़ने को भी तैयार नहीं हैं। तो सबसे पहले इसकी आधारभूमि को समझना होगा। भारत में वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था सामाजिक रूप से सामाजिक अधोरचना की दृष्टि से विद्यमान थी। वर्ण व्यवस्था जिसके संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर मैंने चारों वर्णों की सृष्टि की है, चारों वर्णों का विभाग किया है, चारों वर्णों का निर्धारण किया है। इसका अवधारक सूत्र वस्तुतः पुरुष सूक्त में विशेष रूप से देखने को मिलता है। पुरुष सूक्त में कुल 16 मंत्र है, उसमें तीसरा मंत्र ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। और उसके बाद यह भी कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ वस्तुतः ये है कि गुण और कर्म के आधार पर समाज में वर्णों का सामाजिक निर्धारण करते हुए सामाजिक संगठन की व्यवस्था की गई। पुरुष सूक्त के तीसरे मंत्र में जब तथ्य उद्धृत किया गया तो उसका अभिप्राय यह था कि इसके प्रथम मंत्र में उस परमात्मा के लिए जो भाव व्यक्त किया गया कि वो परमात्मा हजारों सिर वाला, हजारों भुजाओं वाला, हजारों पैरों वाला हो करके भी प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है। जब यह तथ्य स्पष्ट है तो उसी परमात्मा के मुख से, उसी परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय,
उदर और उर से, उदर और उर से जो है वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई। ये परमात्मा कैसा है? ये परमात्मा समाज रूपी ब्रह्म है। समाज रूपी ब्रह्म में एक तो प्रत्येक व्यक्ति के उस मुख से जिससे सात्विक विचार, सात्विक वाणी और परमात्मा पर विश्वास का भाव जब व्यक्त होता है तो वो मुख उसका ब्राह्मण, जब वो अपनी रक्षा और समाज की रक्षा का दायित्व निभाता है तो उसकी भुजा क्षत्रिय, और जब वो परिश्रम के द्वारा मेहनत करके धनोपार्जन करता है और लोगों के भरण पोषण के निमित्त, स्वयं के भरण पोषण के भी निमित्त जब उस धनोपार्जन का उपयोग करता है तो वो वैश्य। जिस तरह से उधर में भोजन संग्रहित होकर उससे जब रस तैयार होता है तो पूरे अंगों को यथोचित मात्रा में प्राप्त होता है। रक्त बन करके हमारे शरीर की सारी धमनियों में जो रस प्रवाहित होता है वो हमारी वैश्य वृत्ति है। और संसार के साथ चलते हुए उन समस्त कर्मों को जिससे समाज का कल्याण होता है, स्वयं का भी कल्याण होता है और लोगों को श्रम साधना से जो स्वयं का भार, समाज का भार ढोने की शक्ति हमारे चरणों में आती है तो वो चरण शूद्र हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये इस रूप में कार्य करते हैं। और इसी तरह से ये चार वर्ग भी हमारे समस्त समाज में समस्त कार्यों का निष्पादन अपने अपने स्तर पर करते हैं। जैसे प्रथम श्रेणी अधिकारी, द्वितीय श्रेणी अधिकारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ये समाज में हमेशा विद्यमान रहते हैं और इन्हीं के माध्यम से समस्त दायित्वों का निर्वाह होता है, समस्त दायित्वों का निष्पादन होता है। तो ये वर्ण व्यवस्था इस रूप में प्राचीन काल में इसी निमित्त निर्धारित की गई थी जिससे समाज परस्पर संगठित होकर अपने विकास का पथ प्रशस्त करता रहे। सर्वांगीण रूप में समाज की उन्नति इन चारों वर्णों के माध्यम से उसी प्रकार से हो जैसे हमारे शरीर के चारों अंगों के माध्यम से हमारे शरीर का सम्यक भरण पोषण और संवर्धन होता है। तो यह वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर निर्धारित थी और प्रत्येक व्यक्ति को अपना
अपने गुण और कर्म को बदलने के साथ अपने वर्ण को बदलने का अवसर प्राप्त होता था। अर्थात वर्ण व्यवस्था एक तरह से खुला वर्ग थी। इसमें किसी के लिए कोई ऐसा बंधन नहीं था कि वो चारों वर्णों में से किसको कब अपनाना चाहता है। और इस तरह से चारों वर्णों के लोग अपना वर्ण परिवर्तित करने का कार्य भी किया करते थे और चारों वर्णों के बीच पारस्परिक संबंध भी विद्यमान था। एक तरह से रोटी बेटी का संबंध था। लेकिन मैं समझता हूं कि लगभग 5,500 वर्ष के अंतराल में धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था के स्थान पर व्यावसायिक जातियों का विकास होना शुरू हुआ। पहले तो यही 4 वर्ण 4 जातियों में स्थायित्व पाते गए और जातियां वंद वर्ग के अंतर्गत विद्यमान हुई। तो जिस इन चारों वर्णों से जो 4 जातियां निर्धारित हुई आगे चल करके, उनके अपने अपने कर्म पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए जब निर्धारित हो गए तो उसी के कारण से जाति व्यवस्था स्थायी रूप में हमारे समाज में दृढ़ हो गई। इस जाति व्यवस्था की विशेषता यह रही है कि कभी हमारे देश को अलग से तकनीकी शिक्षण संस्थानों के स्थापन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जातिगत कर्म को करते हुए लोग अपना जीवन यापन एक दूसरे के सहयोग से इस तरह से करते रहे कि लोग एक दूसरे पर निर्भर थे। सभी लोग जो जिसकी जरूरत होती थी उस जाति के क्रम से ही एक दूसरे से पाते रहे। आज जिस तरह से हमारे देश में तमाम चिकित्सा शिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान, ITIs, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और भी तरह तरह के प्राविधिक कॉलेज और विश्वविद्यालय संस्थापित हुए हैं। इनकी वस्तुतः आज आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि धीरे धीरे जातिगत जो कर्म पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे में जाते रहे थे, उनका जाना बंद हो गया। और लोगों में एक दूसरे पर जो निर्भरता की प्रवृत्ति थी वो भी आज जिस तरह से खत्म हो चली है, तो सहकार भी खत्म हुआ है। एक दूसरे से मिलना जुलना भी लोगों का एक तरह से खत्म हुआ है। लोगों की एक दूसरे को सहयोग करने की प्रवृत्ति भी खत्म हुई है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जाति व्यवस्था ने 5,000 वर्ष तक इस देश की तकनीकी
शिक्षा की आवश्यकता को बिना किसी व्यय के पूर्ण करने का काम किया है। ये अपने आप में साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है कि आज करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपए ऐसे शिक्षण संस्थानों पर जो व्यय किए जा रहे हैं, जाति व्यवस्था में इसकी आवश्यकता हमारे देश को कथमपि नहीं पड़ी। जो जिस जाति के लिए निर्धारित कर्म था उसका जो मुखिया होता था वो अपने आने वाली पीढ़ी को उसको हस्तांतरित करता जाता था प्रशिक्षण के माध्यम से। अलग से ट्रेनिंग कॉलेज या जिसको कहते हैं अप्रेंटिसशिप जैसी व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। चाहे कोई काष्ठ कर्म कर रहा हो, चाहे लौह कर्म कर रहा हो या धातु कर्म कर रहा हो, जितने भी प्रकार के तकनीकी कर्म हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से एक से दूसरे में चलते गए थे। उसके ज्ञान एकदम प्रैक्टिकल, जिसको कहते हैं प्रायोगिक ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ता गया था। इस कारण से कभी किसी शिक्षण संस्थान की अलग से आवश्यकता इस देश ने महसूस ही नहीं की। आज इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी है क्योंकि आज जाति के आधार पर जो पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी के निर्धारित कर्म थे वे समाप्त प्राय हो चुके हैं। अब कोई भी किसी भी व्यवसाय को, कोई किसी भी कार्य को वंशानुगत रूप में नहीं, अपनी व्यावसायिक इच्छा के वशवर्ती होकर के कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी जाति भी वो पहले जैसी ज्यों की त्यों बनी हुई है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। यही इसका दुष्कर पक्ष है। इसका सदपक्ष तो समाप्त हो गया, जिसके कारण अरबों खरबों की धनराशि खर्च करके हर तमाम देश अपने अपने यहाँ जो है ऐसे तकनीकी शिक्षण संस्थान खोलने का कार्य कर रहे हैं। उस पर भारी भरकम राशि खर्च की जा रही है। दूसरी तरफ इसको अपना करके इसका शिक्षण प्राप्त करके भी लोग जिस जिस जाति में अपने जन्म के आधार पर विद्यमान हैं उसी में विद्यमान भी रह रहे हैं। यह नहीं हो रहा है कि उनकी जाति बदल जा रही हो। वर्ण व्यवस्था में इसका अवसर था, जाति व्यवस्था में चूंकि इसका अवसर ही नहीं है, जिसके कारण कर्म को बदलने पर भी, गुण को बदलने पर भी लोगों का जाति बदलना नहीं हो रहा है। इस कारण से जाति व्यवस्था में एक दूसरे से श्रेष्ठता का भाव ले लेकर के एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की जो मनोभूमि विकसित हो रही है, इस कारण से लोगों में द्वंद्व अधिक उत्पन्न हो रहा है और इसको प्राय सभी राजनीतिक दल
बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस देश में इतनी जातियां थी ही नहीं, जो जातियां थी भी वो व्यावसायिक जातियां थी, लेकिन उनमें किसी प्रकार का टकराव नहीं था। आज तो जातियों जातियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई, जिसके कारण जाति व्यवस्था आज अभिशाप जैसा सामाजिक रूप ले चुकी है। जातियों जातियों के बीच द्वंद्व भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, खून खराबा भी हो रहा है। जबकि जिस जाति के लिए जो कर्म उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धारित हुआ था, उसको आराम से करते हुए वो एक दूसरे का सहयोग करते रहे। आज ये सब खत्म हो चला है। तो जो लोग जाति व्यवस्था की आलोचना करते हैं, वे भी जाति व्यवस्था को छोड़ने को तैयार नहीं दिखते। उसको एक तरह से अपना शासन प्रशासन में अपना एक दबाव समूह बना करके उसके आधार पर वर्चस्व का संघर्ष छेड़े हुए हैं, जिससे सामाजिक ताना बाना ध्वस्त हो रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है और लोगों में वैमनस्य अधिकाधिक बढ़ने लगा है। हमारा भारतीय समाज इसके लिए कथमक तैयार नहीं रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने उनके भीतर इस तरह की प्रवृत्ति को भड़का करके लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का कार्य किया है। आदरणीय नेहरू जी ने स्वतंत्रता के पहले से ही इसे भांप लिया था और उनका उद्देश्य हो गया था कि अगर इस देश पर अपना वर्चस्व बनाए रखना है, अपनी सत्ता बनाए रखनी है, तो सीधे सीधे हिंदुओं को बांटकर, मुसलमानों को साटकर अपने साथ और सत्ता का सुख निरंतर लिए जाने का उद्देश्य बनाया गया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि इस्लाम पंथ में जातियां है ही नहीं, उसमें भी बहुत सारे फिरके हैं, बहुत सारी जातियां हैं, उनके अपने अपने नजरिए हैं, उनके अपने अपने द्वंद्व हैं। लेकिन चूंकि इस देश पर शासन करने के लिए मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने रखने और हिंदुओं को जातियों जातियों में लड़ाकर तोड़े रखने का उद्देश्य जिस प्रकार अंग्रेजों और उसके पहले मुगल सल्तनत और दूसरे इस्लामिक सल्तनतों में किया जाने लगा था, उसको कांग्रेस में और तेजी से बढ़ाया गया, कांग्रेस शासन काल में और तेजी से बढ़ाया गया। तो इस्लाम मतानुयायियों को तो बताया गया कि ये सिर्फ इस्लाम मतानुयायी हैं और हिंदू धर्मावलंबियों को जातियों में अलग अलग विभाजित करके प्रचारित करने का विशेष काम कांग्रेस द्वारा स्वातंत्र्योत्तर भारत में किया गया, जिसका आज कुफल ये है कि जातियों जातियों के बीच अनपेक्षित द्वंद्व के दिग्दर्शन हो रहे हैं और सनातन धर्म संगठन के स्थान पर, संगठित होने के स्थान पर विशृंखलित होने की स्थिति में विद्यमान हुआ है।
और ये जो है राजनीतिज्ञों की गहरी साजिश के कारण हुआ है। अनेकानेक ऐसी पार्टियां हैं, अनेक ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हिंदुओं को बांटे रख करके ही अपनी राजनीति चमकाने का कार्य करते हैं। अगर जाति जाति में अंतर है तो ये ईसाई मत में भी है, इस्लाम मत में भी है। क्यों सनातन धर्म को ही क्यों इसका मोहरा बनाकर और इसी का नुकसान, सनातन धर्म का ही नुकसान करने का आचरण ऐसे राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है और उसको सनातन धर्मावलंबी पहचान तक नहीं रहे हैं, जान तक नहीं रहे हैं और आंख मूंद कर उनके बहकावे में आचरण कर रहे हैं, जिसे रोकने की आवश्यकता है, जिसको बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि इस देश में पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता तभी तक अस्तित्व में है जब तक सनातन धर्मावलंबी अल्पसंख्यक हैं। उनके अल्पसंख्यक होने के साथ ही इस देश में जो सनातन धर्म है उसका तो अस्तित्व खतरे में हो ही जाएगा। इस देश में वो तथाकथित श्रीमती इंदिरा गांधी वाली धर्म और नेहरू वाली धर्म निरपेक्षता भी समाप्त हो जाएगी और यहाँ उसी तरह से इस्लामिक राज्य घोषित होगा जैसे देश विभाजन के समय पाकिस्तान में इस्लामिक राज्य घोषित हुआ। सांप्रदायिक आधार पर राज सत्ता का निर्धारण हुआ। तो इसकी भयावह स्थिति को जान करके जातियों के बीच जो वैमनस्य पाया गया है उसको खत्म करने की आवश्यकता है और उसको खत्म करने के लिए मतभेदों को उपेक्षित करना होगा और आत्मीयता के भाव को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच विस्तार देना होगा। तभी इस देश का अस्तित्व जो प्राचीन काल से रहा है वो ज्यों का त्यों आगे भी रह सकेगा। अन्यथा संकट पूर्णतया इस देश के लिए उपस्थित है। अब इस देश के लोगों को चुनना है कि वे राजनीतिज्ञों के बहकावे को छोड़कर पूर्णतया संगठित होकर इस देश को सुदृढ़ करने का कार्य करें। ऐसा अगर नहीं होता है तो ये हमारे देश के लिए भयावह प्रसंग कहलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।